अपने अपने कौम के लोगों को बताना चाहूँगा। अगर आप इन चीज़ों का फैसला कोर्ट से करेंगे, जिसको मैं कोर्ट मैरिज कहता हूँ, हम्म। कहीं मैंने सुना था, तो ये ज्ञान वापी भी जाएगा, कृष्ण जन्मभूमि भी जाएगी, कुतुब मीनार भी चली जाएगी कोर्ट के जरिए, और लाल किला भी चला जाएगा, जामा मस्जिद भी जा सकती है। करण मोदी जैसा बंदा मैंने दुनिया में देखा नहीं। मैं हम्म। पता नहीं किस किस से मिल चुका हूँ, लेकिन जो बात मोदी जी की है, उनसे कोई मिलता है ना, इमीडिएटली एक ऐसी केमिस्ट्री हो जाती है। वो समझता है मोदी जी मेरे सबसे अच्छे प्रगाढ़ मित्र हैं। और आप स्वयं मौलाना आजाद जी के ही ग्रैंड नेफ्यू हैं। इस्लाम जो है, मैं आपको बता दूं, इस्लाम इज अंडर स्कैनर, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो असल इस्लाम है, फिर आप कहेंगे फिरोज साहब कितने इस्लाम है? एक आपका इस्लाम है, एक उन पाकिस्तानियों का इस्लाम है, एक फलां का है। ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में। समझता हूँ कि आई वॉज फॉर्चुनेट कि इट हम्म। वॉज, आई थिंक, एक हिंदुस्तान की जो सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी, 5,000 साल पुरानी परंपरा है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट वो फंक्शन था मेरे मेरे हिसाब से। बहुत मैं बढ़िया। वहाँ मौजूद था। नमस्कार, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास शख्सियत फिरोज बख्श साहब। इनका मैं परिचय अगर देना स्टार्ट करूं, वैसे तो इनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, कई लोग इन्हें जानते हैं। एक एमिनेंट स्कॉलर हैं। सिर्फ लोग, कई लोग कहते हैं मुस्लिम स्कॉलर है, पर मेरे हिसाब से जस्टिस ये होगा कहना कि ये एक इंटेलेक्चुअल है सही मायने में। फॉर्मर चांसलर ऑफ मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, एक कॉलमिस्ट। अक्सर आपने इनको टेलीविजन पे देखा होगा, बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखते हुए अलग अलग मुद्दों पे। समाज के लिए भी कई काम किए हैं, और एक वाकई में अगर मैं कहूं तो एक प्रोग्रेसिव वॉइस जिसकी इस देश को आज की तारीख में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। फिरोज साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच करण जी। कैसा चल रहा है फिरोज जी आजकल? हाउ आर यू कीपिंग दीज डेज? थोड़ा बताइए हमें, आजकल कैसा चल रहा है? व्हाट इज कीपिंग यू बिजी? जस्ट जस्ट फिल अस इन, उस पर थोड़ा हमें बताएं, आप प्रकाश डालें। मुझे तो करण जी कुछ ऐसा लग रहा है कि जो हमारा हिंदुस्तान का एक फलसफा है, वसुधैव कुटुंबकम, जी। उसकी लाइट में न सिर्फ हिंदुस्तान आ गया है, बल्कि पूरी दुनिया आ गई है। हम्म। आप ये देखिए कि मतलब जैसे मिडल ईस्ट में देख लीजिए, यूएई में हम्म। एक हम्म। मंदिर का उद्घाटन किया हमारे वजीर आजम मोदी साहब जी ने। जी जी। और इट वाज इन द हार्ट ऑफ इस्लाम। या यानी या। एक ऐसी जगह थी यहाँ, करण जी, के जहाँ आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते थे। हम्म। और यहाँ पे आप कोई अपने हिंदू मजहब मजहब की कोई ऐसी जो है ना, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर सकते, मंदिर तो छोड़ ही दीजिए। हम्म। लेकिन ये सारा कमाल जो है, ये वसुधैव कुटुंबकम का है। और इसको मैं, जैसे इन्होंने जो यहाँ के बादशाह हैं यूएई के, अल हम्म। नहयान, इन्होंने भी इसको जो है अरबिक में कुछ इस तरह से रखा था, अल अहलो अयालुल्लाह। ये भी, हम्म। इसकी हम अगर ट्रांसलेशन करें, दिस इज ऑल्सो वसुधैव कुटुंबकम। तो अरे मैं वाह। समझता हूँ कि जो लोग हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में मंदिर को, मस्जिद को लेके लड़ते रहते हैं, दे हम्म। शुड टेक अ लीफ फ्रॉम हम्म। यूएई, जो उनके बादशाह हैं अल नहयान साहब, ठीक है, और मोदी साहब। तो मेरे ख्याल से अच्छा चल रहा है, और मुझे तो अच्छा लग रहा है। और खास तौर से जब ये मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, आप वहां पे खुशकिस्मती थे? थी मेरी कि मैं उसका, आप वहां पे थे जी मैं मेरा? वहां था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, मैं बताइए। वहां पे था, मैं उसका हिस्सा था। जी। और मैं समझता हूँ कि आई वॉज फॉर्चुनेट कि इट हम्म। वॉज, आई थिंक, एक हिंदुस्तान की जो सदियों पुरानी, हजारों साल पुरानी, 5,000 साल पुरानी परंपरा है, जी। उसका सबसे इम्पोर्टेंट वो फंक्शन था मेरे मेरे हिसाब से। बहुत मैं बढ़िया। वहाँ मौजूद था। तो यही सब मैं लेके चल रहा हूँ, जो आप बहुत बड़ा पूछ रहे हैं, मौसम, मौका, माहौल क्या है। एक रिफ्रेशिंग चेंज होता है जब फिरोज साहब मैं आपसे बात करता हूं। अभी मेरे पिछले कुछ दिनों पहले अंबर जैदी जी से बात हुई, शहजाद से बात होती है, और मैं एक रिसर्जेंस हम्म, देख रहा हूं भारतीय मुसलमानों का, जिन्हें अपनी संस्कृति पे बहुत गर्व है, जो अब सिर्फ एक पूजा पद्धति तक सीमित नहीं रहे। आज वो कह रहे हैं कि राम हमारे भी हैं भाई, हमारे भी राम हैं, हम भी उनसे एक तरह से अपना एक लगाव है हमारा। तरीका अलग हो सकता है, पर आज ये बात जब हम देखते हैं तो कई वॉइसेस ऐसी भी आती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, स्मृति ईरानी जी जब मदीना गई तो कई वॉइसेस आई कि हम्म, अरे बताइए, वो वहां पर है बिना हिजाब के, वो वहां पर है बिना इसके। और मतलब एक बात होती है कमाल की कि पाकिस्तान टीवी पे और इन सब पे लोग कहने लग गए कि सऊदी अरेबिया वाले असली मुसलमान नहीं है। मतलब जहां से इस्लाम आया वहां वाले असली मुसलमान नहीं है, हम लोग असली मुसलमान हैं।
तो ये कैसे आप देखते हैं, हम्म। ये अब लोग सिकुड़ते जा रहे हैं, इनकी वॉइसेस कम होती जा रही है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। मैं शुरुआत करूंगा। हम्म। आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लिया, जी। और आपने कहा कि मुसलमान कहते हैं वो भी हमारे हैं, बिल्कुल हमारे हैं। और इस्लाम की जो हदीस है उसके हिसाब से, कुरान के हिसाब से 1,24,000 पैगंबर आए। उन्हीं पैगंबरों में सील ऑफ द प्रॉफिट्स प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आप भी थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी थे। तो वो भी हमारे पैगंबरों में एक है, नंबर एक। दूसरी बात यह कि वो शख्स जिसने पाकिस्तान बनाया, जो पहले हिंदुस्तानी था दिल से और दिमाग से, जो बाद में उसने अपना पाला बदल लिया, और जिसको हम कहते हैं शायर मशरिक डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल, उन्होंने राम के ताल्लुक से क्या कहा था? उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के हम्म। ताल्लुक से ये कहा था, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, कहते हैं उन्हें अहले नजर ही इमाम हिंद। और हम्म। मैं तो अपने एक मजमून में, जो कि इसमें छपा था नवभारत टाइम्स में, उसमें मैंने लिखा था, और कई अंग्रेजी अखबारों में छपा है, कि राम इमाम हिंद तो हैं ही, वो इमाम आलम भी हैं, पूरे आलम के इमाम हैं। और रामत्व की जो भावना है वो पूरे विश्व में जो जो है उसके अंदर सरायत कर रही है, उसके अंदर जा रही है। और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबको इस बात का बहुत ज्यादा फख्र है। अब आप दूसरी बात मैं आपकी लूंगा, हिजाब की। स्मृति ईरानी मदीना गई, ठीक है, हम्म। और वो एक मदीना की मस्जिद में बगैर हिजाब की थी, साड़ी में थी। बहुत से लोगों ने, आपने किसी का पाकिस्तानी का एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा हम ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। देखिए, इस्लाम जो है, मैं आपको बता दूं, इस्लाम इज अंडर स्कैनर, नो डाउट अबाउट इट। हम्म। लेकिन जो असल इस्लाम है, फिर आप कहेंगे फिरोज साहब कितने इस्लाम है? एक आपका इस्लाम है, एक उन पाकिस्तानियों का इस्लाम है, एक फलां का है। इस्लाम एक ही है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं, इसको कट्टर बना दिया है। देखिए, मैं भी एक बहुत कट्टर तो नहीं कहूंगा, मैं भी जड़ों से जुड़ा हुआ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, ठीक है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ, तो आई एम मोर अ प्रैक्टिसिंग इंडियन ऑल्सो, ठीक है। हम्म। मैं अपने को मुस्लिम इंडियन नहीं, मैं अपने को इंडियन मुस्लिम कहता हूँ, इसमें हम्म। कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन ठीक है, अगर हम इंडियन मुस्लिम हैं तो है। तो हिजाब की बात आई, तो ये एक फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारी जो जो वजीर वजीर थी उसकी, माइनॉरिटी अफेयर्स की, स्मृति ईरानी साहिबा, वो मदीना गई, उनको वेलकम किया गया। और अगर देखिए, उनकी 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 सभ्यता में, ठीक है, नहीं हिजाब नहीं है, बुर्का नहीं है, पर्दा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब और खासतौर से मदीना की जो म्यूनिसपैलिटी थी, उन्होंने उनको वेलकम किया। लेकिन अफसोस की बात है, कुछ लोगों ने यहाँ से हम्म। उसको उसका उसका कटाक्ष बनाया, उसका मजाक उड़ाया, हम्म। और उसको क्रिटिसाइज किया। मैं समझता जी। हूँ इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। द एंटायर वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। उसमें राइट। प्रॉफिट मोहम्मद पीस पीस बी अपॉन हिम आप हो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, चाहे वो लॉर्ड गणेशा हो, हम्म। चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। हम्म। ये सब सब हमारे आराध्य हैं। इनकी उल्टा सीधा बोलता है, सबसे पहले हम आके खड़े होते हैं। हम्म। आपने बहुत सारी बातें करी फिरोज साहब, उसमें से कई बातें निकलती हैं, मैं एक एक करके उस पर आपसे वो चर्चा करूंगा। एक, आपने माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारी स्मृति जी, उनके बारे में बात करी। हम्म। आपका मैंने एक लेख पढ़ा था जहां आपने कहा था कि माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, कुछ इस तरह का आपने शायद प्रकाश डाला था एक बार। तो इस पे एक तो ये सवाल मेरा, और दूसरा, जब लोग कहते हैं, जब एक फोबिया क्रिएट करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इज एंटी मुस्लिम, या मोदी जी ने मुसलमानों के लिए क्या किया, तो आपका एक और लेख सामने आया, और अक्सर मैंने भी सुना उस बारे में, कि मिस्टर मोदी हैज डन मोर फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम्स देन एनी अदर प्राइम मिनिस्टर। आपने इस पे भी एक बार चर्चा हम्म। करी हुई है। तो जरा इस पे प्रकाश डालिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए, इन दोनों बातों पे प्लीज। हाँ, देखिए, मैं पहले तो जवाब दूंगा जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का आपने कहा। जी। मैं बिल्कुल इसमें यकीन रखता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं है, हम्म। ठीक है। हम्म। कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है, कोई भी बहुसंख्यक नहीं है, ठीक है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं, दे आर मेकिंग इंडिया डिवाइडेड हाउस, हिंदुस्तान को बांटने की बात करते हैं। अब मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा कि जहां तक ये मंत्रालय है, ये मेरे ख्याल से हाथी का पांव है। अब हम्म। मुझे पता नहीं इसमें कितना खर्चा आता है, क्या है। मतलब एक दफा के रहमान खान साहब से मेरी बात हो रही थी, वो भी माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर थे।
तो मैंने उनसे एक बड़ा तीखा सवाल रखा, और उससे पहले मैंने ए आर अंतुले साहब से भी तीखा सवाल रखा। मैंने कहा एक बात बताइए, आप माइनॉरिटी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के हुई बन गए पहले इनसे, अंतुले साहब से, और महाराष्ट्र के आप वो भी थे चीफ मिनिस्टर। आप बारेट लॉ आपने किया है लंदन से, बड़े नामी गिरामी वकील रहे हैं, अब तो नहीं है, इज नो मोर। जब वो जिंदा थे तब मैंने उनसे बात की थी। तो मैंने कहा क्या आपने कोई माइनॉरिटी कोटा लेके आपने वकालत करी? आप इतने काबिल बने क्या माइनॉरिटी कोटा लेकर के आप चीफ मिनिस्टर वैलिड बने, एमपी क्वेश्चन। बने? तो मैंने उनसे, तो कहने लगे नहीं। तो मैंने कहा फिर आप माइनॉरिटी मेजोरिटी ये सब क्या कर रहे हैं? मैंने कहा हिंदुस्तान अल्लाह का शुक्र है ऐसा मुल्क है जहां जिसके पास टैलेंट है, वो टैलेंट होता है तो वो आ जाता है सामने, टैलेंट नहीं होता है तो फिर सरफेस पे वो स्ट्रगल करता है। ये ये भीख का प्याला है। ये जो रिजर्वेशन है ना, रिजर्वेशन, अब माइनॉरिटी समय आ गया रिजर्वेशन पे, क्योंकि रिजर्वेशन से जुड़ी है। रिजर्वेशन जो है, बाद में रिजर्वेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रिलीजन, रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन हैव्स एंड हैव नॉट्स। गरीब है चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो कायस्थ हो, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। किसी भी जात का हो, चाहे वो सक्का हो, मनिहार हो, बढ़ई हो, कोई भी हो, हम्म। अगर वो गरीब है उसके पास जाने। मैं समझता हूँ दो ही जातें हैं हिंदुस्तान में, एक तो हैव्स और एक हैव नॉट्स। ये ठीक है, प्रधानमंत्री ये ने भी सब बात कही। जातों में बांटना है दो सब। ही जी। ये, जात मैं जानता हाँ। हूं, एक अमीर और एक गरीब। बट फिर ये सारी जो कास्ट की पॉलिटिक्स आ जाती है, जिसमें कि आजकल तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा बढ़ा रखा है, जिसकी जितना हक उसका उतना हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। और आप कितने ओबीसी हैं जो मीडिया होल्ड करते हैं, आप कितने ओबीसी हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होल्ड करते हैं, जिस तरह से राहुल गांधी कॉन्स्टेंटली सवाल कर रहे हैं, हाँ, हाँ। मेरे हिसाब से तो बड़ा विषय सही है। बिकॉज राजीव गांधी ने बात कही थी ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इन 1990 कि मैं कास्ट के बेसिस पे कंट्री को बिल्कुल डिवीजन नहीं चाहता हूं। अगर हम लोग मंडल कमीशन और इस सब में पढ़ते रहेंगे, इट विल ब्रेक द फैब्रिक ऑफ माय कंट्री। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी थी। और आज राहुल नहीं गांधी ये बिल्कुल बोल रहे सर, हैं। नहीं बिल्कुल सर। हम्म। देखिए, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, हम्म। मेरी तो उनसे हमदर्दी है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, टूर कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के, कितने टूर कर लिए, ठीक है। लेकिन मतलब यह है कि उनके अंदर वो बात नहीं है हम्म। जो मोदी जी के अंदर है, या हम्म। फिर आप कह लीजिए कि इवन स्मृति ईरानी के अंदर है, वो एक बात सवाल उनके आपसे अंदर उसी नहीं पे मैं है। पूछ लूं, एक मिनट, और आप जब बात कर रहे हैं, आपकी मिस्टर मोदी से आई थिंक मुलाकात भी कई बार हुई है आपके, मैंने देखा। ऐसा हाउ इज ही एज अ पर्सन, जब आपका बात हुआ, थोड़ा सा हमें जरा उस एक्सपीरियंस का जरा साझा कराएं प्लीज। यार करण, मोदी हम्म। जैसा बंदा मैंने दुनिया में देखा नहीं। मैं हम्म। पता नहीं किस किस से मिल चुका हूँ, लेकिन जो बात मोदी जी की है, उनसे कोई मिलता है ना, इमीडिएटली एक ऐसी केमिस्ट्री हो जाती है, वो समझता है मोदी जी मेरे ही सबसे अच्छे प्रगाढ़ मित्र हैं। ये ये मैंने उनकी सुना। क्वालिटी है मोदी जी की। दूसरी बात यह है उनकी कि जैसे मैं कई मर्तबा मिला, अकेले भी मिला, और कुछ डेलीगेशंस के साथ भी मिला। तो उनकी एक आदत ये है, डेलीगेशंस में जब मिलते हैं ना, मान लीजिए 30 लोग हैं, जैसे एक 2015 में उनके घर पे एक डेलीगेशन गया था क्लैरिक्स का, हम्म। जो मजहबी लोग हैं, और इनका गया था इंटेलेक्चुअल्स का। हम्म। तो वहां पे मोदी जी हर एक से पर्सनली हाथ मिलाते हैं, किसी के साथ हंसी ठट्टा करते हैं, किसी की पीठ थपथपा दी, किसी से कह दिया अरे अरे भाई आप कहाँ खो गए थे। ये जो तरीका है ना उनका बात करने का, सबसे नहीं इनफॉर्मल लगता नहीं है। कनेक्शन बहुत हाँ, तगड़ा बनाते हैं। यानी हम्म। कहने को ही इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर एंड नंबर वन लीडर, ही इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। हम्म। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भी मैं उन्हें लाइक करता हूँ, ये एक फैक्ट है। हम्म। ये मीडिया कर रहा है, दुनिया का मीडिया कर रहा है, इसको बाइडेन ने तस्लीम कर लिया है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसको नेतन्याहू ने तस्लीम कर लिया है, इसको पुतिन ने भी इसको मैं फिरोज एक्सेप्ट साहब कर आपको लिया एक है। बात बताऊं, फॉरेन जब भी हम ट्रैवल करते हैं, मैं पहले भी ट्रैवल किया हुआ हूं, आज भी करता हूं। आज कभी मैंने नहीं देखा था एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस लेवल की पॉपुलैरिटी की इवन द कॉमन मैन ऑफ से नेदरलैंड्स और एनी अदर प्लेस, दे नो प्राइम मिनिस्टर मोदी एज वन ऑफ द वेरी बिग ग्लोबल लीडर्स। बच्चे बच्चे जानते हैं आज की डेट में कि हाँ, जैसे एक जमाने में होता था यूएस प्रेसिडेंट सब जानते होते थे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने हम्म, में चले जाएं, वो तो आज भी है बहुत पॉपुलर हम्म, यूएस प्रेसिडेंट। बट हम्म, ही इज नो लेस, आज की डेट में ही इज दैट पॉपुलर इवन इन स्मॉल कंट्रीज, विच इज वेरी हम्म, सरप्राइजिंग। एंड हैट्स ऑफ टू दिस, इट मेक्स मी फील हम्म, प्राउड पर्सनली भी, अगर मैं आपसे बोलूं ये बात, हम्म, कि हमारे सही देश है। का आज नाम इतना बढ़िया रोशन हो रहा है। और आपने एक बात कही अभी कि जैसे आप अलग अलग डेलीगेशंस के तौर पे और
लोगों से इनसे मिलने गए कई बार, एक कोई हम्म। बात जो आपको घर कर गई हो। मैंने कई लोगों से पूछा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले, वो कहते हैं इज ऑल्सो वेरी गुड मोटिवेटर। चलते चलते या कोई एक बात वो जरूर डाल देते हैं कान में, जो किसी के घर कर जाती है और थोड़ा सा जिंदगी में उसका आउटलुक या अचीव ज्यादा करने के लिए रह जाती है। तो आपके साथ कोई ऐसी बात हुई कुछ? हाँ, हुई, एक ऐसी बात हुई और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी। ऐसा है कि आई नेवर गेव माई बायोडेटा टू एनीवन। हम्म। जो मुझे चांसलर बनाया गया था, मैं रात को खाना खा रहा था, मेरे पास यूनिवर्सिटी से फोन आया दस्तरखान पे कि जी अपना बायोडेटा भेज दीजिए। मैंने भाई क्या बात है, सब ठीक ठाक है। लेकिन ये समझ गया था व्हेन बायोडेटा इज आस्क्ड फॉर, तो कहीं ना कहीं कोई प्लेसमेंट की बात है, मैंने भेज दिया। उसके 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि थ्रू द प्राइम मिनिस्टर देयर वर सम प्रोफेसर्स इन लाइन। पीएम ने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, इन्हीं को बनाओ। खैर, इस तरह से मैं हम्म। जब बन गया चांसलर, तो अब जाहिर सी बात है, मैंने तो उनसे कहा नहीं था, लेकिन मुझे थैंक्स करने जब मैं उनके पास गया, तो आई रिमेम्बर उन्होंने मुझे बुलाया। कहने लगे, हंसने लगे, कहने लगे आपको तो पता भी नहीं होगा। मैंने कहा सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने लगे अब आप अच्छा और ईमानदारी से काम करें। मैंने यही किया 3 साल, 2018 से 2021 तक वहां गया। बड़े वहां खुराफाते थी, बड़े वहां जी। मतलब मैं अब क्या बताऊं, मुझे अब शर्म आती है कहते हुए। एम्बेजलमेंट ऑफ फंड था, इलीगल अपॉइंटमेंट से, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ गर्ल्स था, कंप्लेंट्स मेरे पास रिटर्न आती थी। मैंने ईमानदारी से वहां काम किया तीन हम्म। साल जहां जो कंप्लेंट्स करनी थी, मैंने मंत्रालय को, पीएमओ को, सब जगह किया। तो ये मुझे बात उनकी बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हम्म। आप जाइए, अच्छा काम करिए, ईमानदारी से काम करिए। जी। ये अपनी, ये खुद भी, वो खुद भी ईमानदारी से और अच्छा काम करते हैं, तो अपनी इमेज में उस सबको देखते हैं। मैं तो दुआएं करता हूँ, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ मैं थोड़ी सी कड़वी बात कहने जा रहा हूँ नहीं कि नहीं। भाजपा में अगर 20 ना सही 10% लोग भी अगर नरेंद्र मोदी बन जाएं, हम्म। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान विद इन 6 मंथ्स टू विद इन 6 मंथ्स टू अ ईयर विल हम्म। बिकम नंबर 1 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये बात है। बहुत बड़ी बात है। और एक और बात और कहूंगा, हम्म। चूंकि मोदी जी का जिक्र चल रहा है, मैंने एक छोटा सा एक उनके लिए, जैसे मोदी जी का नारा है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हम्म। उसी से वो चलते हैं। उसमें ये मेजोरिटी माइनॉरिटी रिजर्वेशन कुछ नहीं है, सबके लिए है। हम्म। और एक किस्सा बता के, अपना जो मैंने नारा उनके लिए बनाया वो बताता हूँ। वो किस्सा ये है कि कुछ पतंग वाले गए गुजरात के, मोदी जी 2014 में मई में जीत के आ गए थे। जी। शायद मई के आखिर में या जून के शुरू में हम्म। कुछ पतंग वाले गए और उन्होंने कहा जी हमारा पतंग साजी का काम सही नहीं चल रहा है, हमारी मदद कर दीजिए। तो मोदी जी ने उनको 50 करोड़ अपने हिसाब से, अपने पीएमओ से उनको दे दिए। उन पतंग वालों में 90%, 90% पर मुस्लिम्स एंड रेस्ट ऑफ द 10 वर हिंदूज। तो उस पे मोदी जी की का बड़प्पन ये है, ये तो हमें पता चल गई बात, उन्होंने तो बताया नहीं, प्रेस में नहीं आई ये बात, हम्म। लेकिन हमें पता चल गया। तो उस पे ये बताया गया मुझे कि हम हम माइनॉरिटीज का जो है तुष्टीकरण नहीं करते, हम उनका संतुष्टिकरण और उनका हम जो है सशक्तिकरण करते हैं, अपीसमेंट नहीं करते। और हम उनका एम्पावरमेंट, जैसे आपने शुरू में कही थी, और ये बात देखने में आ रही है। आप ये देखिए, आईएएस में जो जाते थे जी। 10 साल से पहले बच्चे हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से, 2 मैक्सिमम 2.5। अब जो है जो मंत्रालय है इनका, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का, इससे पता चलता है कि पिछले सालों में 5% तक भी जो है आईएएस में आए, मतलब सिविल सर्विसेज में गए। तो मोदी जी के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि किसी को अच्छा लगे ना लगे, कोई मुझे मोदी भक्त कहता है, कोई गाली भी दे देता है, लेकिन हम्म। मैं अपनी बात पे अड़ा हुआ हूँ। देखिए, मोदी जी जैसा दमदार, दिलदार, जानदार, शानदार, कामदार, सेवादार, वफादार, वफादार एंड अबव ऑल ईमानदार वजीर आजम अभी हम्म। तक तो आया नहीं है। आगे आने की भी कोई हमें उम्मीद नहीं लगती। कुछ तो है ना मोदी में, कुछ तो है। बहुत 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 शानदार। बहुत ही ज्यादा शानदार। और हर शब्द जब आप बोल रहे थे तो कुछ ना कुछ इंस्टेंसेस आ रहे थे। जब आपने दमदार बोला तो उनके कड़े डिसीजंस आ रहे थे, जब वफादार बोला तो अलग डिसीजंस आ रहे थे। तो आई थिंक आपने बड़ी खूबसूरती से इसको पिरो करके हम लोग के सामने प्रस्तुत किया। और ये थैंक भी यू। एक जस्टिस की बात लगी मुझे। मतलब मैं कहूँ कालचक्र पूरा घूमता हुआ, जब आपने बताया कि आप कैसे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में पहुंचे और आप स्वयं
मौलाना आजाद जी के ही ग्रैंड नेफ्यू हैं। तो ये भी एक कमाल का, मतलब आपने कभी सोचा नहीं था कि आप वहीं पर घूम करके वैसे कभी पहुंच सकता है व्यक्ति। तो मेरा अगला सवाल उनसे भी संबंधित है। जब आप उस एक फैमिली से आते हैं, हालांकि आपकी अपनी पहचान है और आपने अपनी अपनी आइडेंटिटी बनाई एंड सब कुछ इज अलग, बट मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा इस पे कि अक्सर ये बात पूछी जाती है, जैसे दो तीन डिबेट्स हैं जो हर समय हम लोग की होती रहती हैं। एक आपका चलती है काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी का क्या होना चाहिए, इस पर एक पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट कहूं मैं या वट मैं कहूं, एक ये है। और दूसरा रहता है इतिहास के बारे में कि भाई कोई, ये जो आज भी कुछ लोग हैं, मैं तो बड़ा हैरत करता हूं कैसे कोई कह सकता है कि हम औरंगजेब रहमतुल्लाह थे। या जब इस पे चर्चा होती है कि हमारा इतिहास में कौन हीरोज थे हमारे, कौन नहीं थे, आक्रांताओं को कई लोग हीरो मानने लग जाते हैं। इस पे एक शख्स का जिनका नाम आता है वो मौलाना आजाद हैं कि वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। तब जो नैरेटिव सेट हुआ, और हमारे जो पहले पांच एजुकेशन मिनिस्टर थे सर, जैसे आप जानते हैं, उनमें से चार मुस्लिम ओरिजिन के थे। तो मैं सबका हम्म। सम्मान करता हूं, बट मैं एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है उस समय थोड़ा सा बायस हुआ चीजें, एंड एक हिस्ट्री के ऊपर एक तरह से पेंट ब्रश चलाया गया कि ज्यादा, कुछ लोग कह सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के लिए किया गया, ताकि भाई ऐसा रूप अगर हम दिखाएंगे कुछ इन्वेडर्स का तो एक एनिमिटी आएगी चीज में। आपको लगता है एट दैट टाइम हिस्ट्री वाज टेम्पर्ड विद, यू थिंक दैट हैपेंड? व्हाट डू यू थिंक इज द सोल्यूशन इसका आगे चलते हुए, प्लीज बताइए सर। नहीं, देखिए ऐसा है, जो लोग औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो कहें, हम्म। हम उनको न रोकेंगे, ना उनसे उलझेंगे, ना उनको शाबाशी देंगे। वो कहते हैं कहते रहें। हम्म। लेकिन वो आदमी रहमतुल्लाह अलैह कैसे हो सकता है जिसने शाह शुजा मुराद अपने भाइयों का कत्ल किया हम्म। हो पावर में आने के लिए, और जो उनका एक और भाई बहुत सेकुलर था, ठीक है, हम्म। उसको उन्होंने पावर में आने नहीं दिया। दारा फिर ये शिको, कहा दारा जाता है, शिको। दारा शिकोह, बिल्कुल आपने सही फरमाया। हम्म। दारा शिकोह अगर उस वक्त बादशाह बन जाते हम्म। तो शायद फिर ये हिंदू मुस्लिम का तो ये चक्कर नहीं रहता। क्यों सर, ये ठीक है। मानसिकता क्या है कि एक दारा शिकोह जैसा व्यक्ति जिन्होंने सिर्राय अकबर लिखी थी, जो कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद था, और गंगा जी जी जमुना, जी जब जी हम तहजीब की बात करते हैं सबसे पहले उसका नाम इन्होंने ही लिया था, मंजूमल बहरीन, जो इनकी किताब थी दारा शिकोह हाँ, की। मजबूर बहरैन। हाँ। तो उसको लोग नहीं आइडलाइज करते, ये क्या मानसिकता है? और औरंगजेब जिसने गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया, जिसने संभाजी हाँ, महाराज के साथ क्या क्या ना जाने किया, कितने मंदिर तोड़े, क्या ये क्या मानसिकता और मजबूरी है जो लोग उससे एसोसिएट करते हैं अपने को? ये मैं जानना चाह रहा था आपसे, आप तो इतने लोगों से नहीं मिले हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, औरंगजेब कितने ही बड़े बादशाह हो, कुछ भी हो, हम्म। लेकिन औरंगजेब ने जो अ, गुरु गोविंद सिंह के चार शहजादों का जो वध हम्म। किया था, जी। उसका खमियाजा जो है वो आज भी मुसलमान भुगत रहा है। ठीक है। हम्म। औरंगजेब को स्कूल बना देता, ठीक है, औरंगजेब को कुछ और अच्छे काम कर देता, ठीक हम्म। है, उसने अपनों को भी मारा, उसने अगियार को भी मारा, ठीक हम्म। है, उसने जुझार सिंह और जो भी तीन चार मुझे नाम अभी मैं बता दूंगा, हम्म। तो इन सबको मार के औरंगजेब ने हम्म। जो है एक तरह से कब्र खोद ली अपनी कौम के लिए, आने वाली पुश्तों के लिए, आने वाली सदियों के लिए। जी। ठीक है। तो एक तो ये है, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि औरंगजेब बड़ा ईमानदार था, टोपियां बुनता था, चटाइयां बुनता था, दैट हम्म। इज बिसाइड्स द पॉइंट। हम्म। लेकिन आप अपने सगे भाइयों को गद्दी के लिए मार रहे हैं, एक आप दूसरों की जानें ले रहे हैं। इस्लाम में तो ये कहा गया है कि आप किसी भी मासूम की जान नहीं ले सकते, तो आपने उनके बच्चों की जान कैसे ली? तो ये मतलब एक ऐसा मतलब तारीख है कि मतलब हम्म। जो कि जिसको पढ़ के तो हमें बड़ी कोफ्त होती है। हम्म। ठीक है ना? तो अब आपने बात करी थी ज्ञानवापी का, भी आपने शायद नाम लिया मैंने था। सारे सारे आर कमिंग बैक फ्रॉम हाँ, आर उसमें हिस्ट्री ये भी आ जाता है। दैट वाज रिटन आफ्टर क्योंकि इंडिपेंडेंस इनके जी। खाते में, औरंगजेब साहब के खाते में ज्ञानवापी का भी है हम्म। कि जो वहाँ का जो मंदिर है उसको उन्होंने शहीद किया था, उसको डिस्ट्रॉय किया था, और वहाँ पे मस्जिद बना ली। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ इन सुल्तानों से और मुगल शहंशाहों से, कि भाई तुम उस वक्त शहंशाह थे, वो मालिक थे पूरे मुल्क के, मतलब उस वक्त तो मुल्क आप समझिए कि अफगानिस्तान की सरहद से मिलता था, हम्म। वहां से लेके और आप श्रीलंका तक के मालिक थे, जमीन की कमी नहीं थी। आपने मंदिरों को ढा के क्यों उस पे मसाजिद बनाई? ये ठीक नहीं किया। और इस पे तो बल्कि जो एक बहुत ही सख्त किस्म के हिस्टोरियन है इरफान हबीब,
हम्म। प्रोफेसर हैं एएमयू के, उन्होंने तक ये बात मानी कि मासिर आलमगीरी के अंदर ये हाँ जी। तहरीर है कि उन्होंने हम्म। ये ज्ञान वापी का मतलब है ज्ञान का कुआं, ज्ञान का कुआं। नाम ही उसका ज्ञान वापी है, जी तो जी। मस्जिद चलो उस नाम से बन गई मस्जिद। हम्म। तो उन्होंने भी ये बात कही कि ये तो मस्जिद जो है उसको मंदिर को डेसिक्रेट डिमोनाइज करके डिमोलिश करके बनाई गई थी। अब लेकिन उन्होंने उस पे एक बात और उस पे कही, वो उन्होंने कहा चलो बना ली मस्जिद, वो गलत था, लेकिन अगर मस्जिद को शहीद करके तोड़ के या इसको स्ट्रक्चर बता के कुछ भी फिर मंदिर बने, तो जो वहाँ 400-500 साल से लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं मुसलमान, उनकी दिल आजारी होगी। हम्म। तो मैं तो सोचता हूँ इस मामले को कोर्ट के बाहर बैठ करके हिंदू और मुसलमानों के जो हम्म। सीनियर, जो भी चाहे वो क्लेरिक्स हो, मजहबी लोग हों या हम्म। इंटेलिजेंशिया हो, मिलके बात कर लें। और मैं आपके इंटरव्यू के थ्रू मैं अपने अपने कौम के लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप इन चीजों का फैसला कोर्ट से करेंगे, जिसको मैं कोर्ट मैरिज कहता हूँ, हम्म। कहीं मैंने सुना था, तो ये ज्ञान वापी भी जाएगा, कृष्ण जन्मभूमि भी जाएगी, कुतुब मीनार भी चली जाएगी कोर्ट के जरिए, और लाल किला भी चला जाएगा, जामा मस्जिद भी जा सकती है। तो अच्छा यह है कि बजाय इसके कि कोर्ट से इन चीजों का हल हो, कोर्ट में एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है, जो हारती है उसकी दिल आजारी होती है, उसका दिल दुखता है। तो जी बैठ के बात कर लीजिए। और बिल्कुल। एक चीज में इसमें और मैं मुझे 5 सेकंड और दें। जी 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 बिल्कुल। देखिए बीजेपी और आरएसएस का, चाहे वो उसमें विश्व हिंदू परिषद जोड़ लीजिए या जो भी इनके घटक हैं, जैसे पहले तो शिवसेना भी थी साथ में, जी। और मतलब कई दल और भी थे, बजरंग दल वगैरह। तो इनका शुरू से ये रहा है कि अगर हमारे हाथों सरकार आती है तो 3 चीजें, हम बेसिक चीजें करेंगे। जैसे 5 बेसिक टेनेट्स हैं इस्लाम के, उसी तरह से बीजेपी के और आरएसएस के 3 बेसिक टेनेट्स ये थे। एक तो 3 मंदिर, आप जानते हैं, जी एक जी तो आ गया है बिल्कुल राम बिल्कुल। मंदिर, बिल्कुल। और बाकी एक मथुरा का और एक बनारस का। हम्म। इसके बाद यूसीसी इनको लागू करना था, ठीक है। और फिर गौ हत्या पर वध पर जो है उस पर पाबंदी। प्रोहिबिशन तो वाला। ये तो उनके एजेंडे में खुली चीजें हैं ना, ये कुछ छिपी जी। चीजें तो है नहीं। तो ये अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुसलमानों को ये बात समझना चाहिए और आगे बढ़ के हाथ मिला के जो है काम करना चाहिए। जैसे वहाँ के ये यूएई के शेख ने जो है अल नहयान ने किया है, हम्म। मोदी जी से हाथ मिलाया, एक नया, मैं समझता हूँ, वर्ल्ड ऑर्डर वहाँ क्रिएट कर दिया है मोदी जी ने जाके वहाँ पर। जिस तरीके की केमिस्ट्री उन्होंने दिखाई, पूरी दुनिया जो है मतलब मोदी जी को मान रही है, ठीक है। हम्म। तो इस तरह का जो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कुछ भी क्या हो, क्या चर्च हो। इतिहास जब हमारा लिखा गया, मैं फिरोज साहब एक बार फिर उस क्वेश्चन को दोहरा रहा हूँ, जब हमारा जो इतिहास लिखा गया आफ्टर 47 का, हम्म, और जैसे हम्म। मैंने कहा मौलाना आजाद साहब हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, और कई एजुकेशन मिनिस्टर्स हुए जो मुस्लिम ओरिजिन के थे उस टाइम पे, क्या उसने कहीं ना कहीं एक रिकंसिलिएशन और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जैसे होता है, साउथ अफ्रीका में भी हुआ था एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, क्या उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया? एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू एड्रेस इट नाउ। आप क्या सोचते हैं इस पे? हाँ, मैं आपका जवाब इस तरह शुरू करूंगा हम्म। कि ठीक है, मैं उनका एक वंशज हूँ, हम्म। मौलाना आजाद का, उनके बड़े भाई का पौत्र हूँ, पोता हूँ। जी। बट आई एम अ सेल्फ मेड मैन। मैंने मौलाना आई आजाद नो। के प्लेटफॉर्म को, जैसे कुछ लोग उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या जिन्होंने किया, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मैं आई हैव वर्कड हार्ड, लेकिन फख्र है इस बात का कि मेरी रगों में उनका खून दौड़ रहा है। जी। अब बात आती है मौलाना आजाद की। देखिए, मौलाना आजाद के ताल्लुक से बहुत सी चीजें आजकल भी कही जा रही हैं, पहले भी कही जाती रही हैं। मौलाना आजाद का मैं एक किस्सा आपको बता दूं, फिर हम चूंकि आपने सवाल उठाया, पहले भी सवाल उठाया था, शायद जवाब नहीं मिला, मैं जवाब दे रहा हूँ। जी जी। एक दफा का किस्सा है कि फगवाड़ा का रेलवे स्टेशन था, उस पे मौलाना आजाद को बुला, रेलवे मिनिस्टर शायद अवेलेबल नहीं थे, तो कहा भी एजुकेशन मिनिस्टर को बुला के इसकी इनॉग्रेशन करवा लो। तो वैदिक तरीका जो होता है सनातन, जहां आपको इनॉग्रेशन कराते हैं तो आपको वो फोड़ना पड़ता है, नारियल। जी। तो मौलाना आजाद ने नारियल फोड़ दिया, ठीक है। ये बात है 1949 की, गालिबन 16 जुलाई 1949 की बात है। उस पे एक कराची में, एक पाकिस्तान में एक अखबार निकलता है, द डॉन। तो हम्म। डॉन में
जो कायद आजम जिनको बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, हम्म उन्होंने कहा, एक कटाक्ष किया मौलाना पे कि आज तो मौलाना ने जो है नारियल फोड़ा है, कल वो तिलक भी लगाएंगे, इस तरह की बात उन्होंने करी। तो ये अखबार में आई, तो मौलाना ने इसका क्या जवाब दिया? मौलाना ने इसका जवाब दिया कि देखिए, ऐसा है जिन्ना साहब, इन बातों से मेरा जो यकीन है इस्लाम में, मेरी जो जड़ें हैं और भी ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने ये कहा था कि सबसे बड़ा गुनाह प्रॉफिट की निगाह में, बहुत से गुनाह होते हैं, कत्ल है, चोरी, डकैती, रेप, क्या क्या है। तो हम्म प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपकी निगाह में सबसे जो बड़ा गुनाह था, वो था किसी की दिल आजारी करना, दिल दुखाना। तो अगर मौलाना कहते, हम्म अब कई फंक्शन में मैं भी देखता हूँ, मुस्लिम जाते हैं कि भाई टीका नहीं लगवाते, वहां मना कर देते हैं। हम्म तो जो टीका लगाने वाले होते हैं मुस्कुरा, तो मेरे ख्याल से टीका लगाने से या नारियल फोड़ने से किसी हम्म का इस्लाम कम नहीं हो जाता। या कोई बिल्कुल। किसी ने थाली चला दी, जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने एक दफा थाली चलाई, तो कहा हम्म जी इस्लाम से खारिज होगा। अरे तुम ठेकेदार थोड़ी हो इस्लाम के। हम्म ठीक है, ये सब चीजें बहुत छोटी चीजें हैं, और इस्लाम में इन सब चीजों की गुंजाइश है, और इस्लाम और भी मजबूत होता है। ठीक है, अगर आपने मैं एक छोटा सा किस्सा और बताता हूँ आपको। मैं मॉडर्न स्कूल में उस्ताद था, पढ़ाता था। तो वहाँ एक मुन होती है, एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस करके, बच्चों का यूनाइटेड नेशंस है, वो पूरे ग्लोब में चलता है। जी जी तो जी। उसका एक ग्रुप गया, करण करण साहब HSN कॉलेज लाहौर गया। उसमें मैं भी था। 4 बच्चे मेरे साथ गए, चारों बच्चे जो थे वो जो है बिरादरान वतन, वो हिंदू थे। दिवाली का मौका था। जब दिवाली हुई तो लाहौर में उन बच्चों ने, वहाँ जो स्कूल के जो प्रिंसिपल थे FS एजाजुद्दीन, उनसे कहा सर हम पूजा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा शौक से करिए पूजा। कहने लगे कुछ यहाँ पे मूर्ति वूर्ति नहीं है। तो वो अपने वहाँ गए ड्राइंग रूम में, वहां से एक एक गणेश की मूर्ति ले आए। कहने लगे चलेगी बच्चे? कहने लगे हाँ बिल्कुल चलेगी। उस पे उन्होंने जो है पूजा का फंक्शन किया। मेरे साथ डाली कॉलेज है एक इंदौर का, वहाँ के एक उस्ताद गए हुए थे, अंसारी साहब, जो कि हिस्ट्री के डिपार्टमेंट से हैं। तो पूजा के दरमियान, जैसे आपको भी पता है, थाली जो है ऐसे घुमाई जाती है इस तरीके से, जी जी मूर्ति के आगे जो भी पूजा होती है, जी। या जो भी अगरबत्ती जलाई जाती है। तो अब ऐसे में पीछे था, आगे वो खड़े हुए थे अंसारी साहब। तो अंसारी साहब ने बहुत खुशी के साथ वो थाली ली, और जब भी 5 7 10 मिनट तक वो हुई, वो थाली को चलाते रहे। ये हम्म, हमारा कल्चर है। इंडिया बिल्कुल इज बिल्कुल। नोन फॉर इट्स नेशनल कल्चरल नेशनलिज्म। आप चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, एक आप ठीक है। बंगाल में जाएंगे, हम्म, बंगाल का मुसलमान और ब्राह्मण वही हम्म, कपड़े पहनेगा, वही खाना खाएगा, वही जबान बोलेगा, उसका कल्चर वही होगा। और जो बंगाल का मुसलमान है, पंजाब के मुसलमान से बहुत अलग लगेगा, लगेगा धर्म ही दूसरा है। तो ये खूबसूरती है हिंदुस्तान की, इसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समझना चाहिए, इसको बिल्कुल। पकड़ के आगे चलना चाहिए, और यही कोशिश जो है ये सरकार कर रही है। और मोदी जी भी इसी को आगे लेके चल रहे हैं। जो उनको 6 इस्लामी देशों ने अपने बेस्ट इस्लामिक हाईएस्ट सिविलियन सिटीजन ऑनर। अवार्ड्स दे दिए हैं, जी भारत जी रत्न के बराबर के। कोई तो बात है इस आदमी में। और एक बात और बताऊं, जब ये जी। बात हुई है, 2015 में शायद एक वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस की थी मोदी साहब ने। हम्म उसमें मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो की थी, होती हैं कॉन्फ्रेंसेस ऐसी, लोग करते हैं, कैसे करते हैं आपको पता है। उसमें मोदी जी ने 99 नेम्स ऑफ अल्लाह जो है पल्ला लिए। जी। एक सूडान का, मैं सेकंड रो में बैठा था उस कॉन्फ्रेंस में, एक सूडान का सूफी आगे बैठा था। तो वो इतना, मतलब मोदी जी से कुछ हो गया, वो पता है क्या बोला? नाम तो आता नहीं था उसे लेना, कहता आई लव यू मोदी, आई लव यू मोदी। मतलब लगा था मोदी जी, उसके जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तब भी मोदी जी ने फिर मुस्कुराए, हाथ मिलाया, फिर आगे बढ़ गए। तो देखिए, ये हमारी मिली जुली साझा संस्कृति है, साझा विरासत है। ये जी जबानी जमा खर्च से नहीं चलेगा। अगर मैं कह दूं कि भाई गंगा जमनी तहजीब है, ये मेरे कहने से नहीं, किरदार में लाने से, बिल्कुल करने से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। सामने अगर वो जो है, मैं आतंकवादी काम करना शुरू कर दूं, ग्लासगो में बारूद भरी गाड़ी लेके घुस जाऊं, ठीक है, या कहीं बम लगा दूं, दैट इज नॉट इस्लाम। लेकिन ऐसा हो रहा है, एंड कई बार बड़ी शर्म होती है इस फिरोज चीज जी, से। आज आपकी जब पूरी बातें मैंने सुनी, मुझे हमेशा ये लगता है कि आपके जैसी वॉइसेस को और बुलंदी की आवश्यकता है। आई थिंक जो भी कोई अगर गुमराह है, तो दे नीड टू मीट पीपल लाइक यू। और आपकी अगर वॉइस बढ़ेगी, और लोग इस बात को, इस खूबसूरती को समझ पाएंगे, इसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। बिकॉज
आप जैसे ही लोगों की इस समय जरूरत है। प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स जो समझा रहे हैं बात की भाई कल्चर इज अबव एवरीथिंग, इट इज आवर कल्चर। और जैसे आपने एक बात कही कि दूसरे का दिल तोड़ना सबसे गलत बात होती है, जैसे आपने बताया इस्लाम में भी ये बात कही, तो ये एक बहुत खूबसूरत हम्म नोट है। और ये देश यही तो है ना, अगर हम अपने उपनिषदों की भी बात करें, एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उस हम्म तक पहुंचने के रास्ते नजरिए अलग हो सकते हैं। और हम्म। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारे टॉपिक्स पर आपसे चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम यही आशा करेंगे कि आप हम लोग को और गाइड करते रहें, न्यू पोजीशंस पे जाएं, पावर पे जाएं, बिकॉज आप पावर डिजर्व करते हैं, बिकॉज इट इज अ माध्यम फॉर यू टू रीच आउट टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपसे, थोड़ा सा मैं आई डिफर बैक टू डिफर विद यू। हम्म। देखो, जो पावर है आपसे मैंने बात कर ली, दिस इज द रियल पावर। हम्म। मुझे किसी पद, पदक, प्रतिष्ठा, पोजीशन की जरूरत नहीं है। हम्म। मैं एक हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ। मुझे इस बात का फख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, ठोस हिंदुस्तानी हूँ, एक ठोस मुसलमान हूँ, अपनी जड़ों से, मजहब से जुड़ा हुआ हूँ। अगर अपनी मजहब से, जड़ों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं एक अच्छा हिंदुस्तानी हूँ। नहीं नहीं, वो तो आपका बड़प्पन है, पर हमारे जैसे लोग ये जरूर चाहेंगे कि आपको एक पद मिले, पद मिलने में कोई गलत बात नहीं होती, पद और ओहदा मिले, ताकि आप जैसे लोगों की आवाज में और बुलंदी हो और लोगों तक पहुंचे, लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचे, क्योंकि इस आवाज के साथ जस्टिस ये होगी कि वो लाखों तक पहुंचे और उनको इंस्पायर करे, जैसे आपने आज तक किया। करण भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी बहुत बहुत गुड धन्यवाद। विशेस का। यू आर जस्ट लाइक वन ऑफ माय फॉर्मर स्टूडेंट्स। आपने बहुत अच्छी बात करी। यू योर सेल्फ आर अ वेरी लर्नेड यंग मैन। और जो आपने मेरे लिए सोचा है, जो आपने मेरे लिए सोचा है, उसके लिए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि ये जो चीजें हैं आपको इस उम्र में अगर मिल जाएं, तो यू विल बी प्राउड ऑफ यू। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और आपके लिए एक शेर मैं कह रहा हूँ। बताइए सर। इकबाल का ही शेर है, और ये आप पे फिट होता है। यकीन मोहकम, अमल पहम, मोहब्बत फातह आलम, यही होती हैं मैदान जिंदगानी में मर्दों की शमशीरें। मोहब्बत आपकी असल शमशीर है।